हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना 21st चैप्टर कंप्लीट हो गया था। अब अपना मैं नेक्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ 22nd, और इसमें है मानव का पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। अब देखो, सबसे पहले अपने को जो है इसमें देखना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या है। तो पहले भी बता चुकी हूँ कि तंत्र है, तो इस तंत्र में जो है कुछ ऑर्गन्स हैं, और वो ऑर्गन और कुछ ग्रंथियाँ भी हैं, वो दोनों मिलके ये सिस्टम बनाती है। तो अगर जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम आता है तो आप क्या कहोगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में एक तो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल। आहार नाल में बहुत सारे अंग होते हैं, जो ये मान के चलो मुख से लेके गुदा तक, यानी कि माउथ टू एनस। ये पूरी एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर है, कहीं चौड़ी है कहीं पतली है, वो दूसरी बात है, लेकिन अगर देखो तो ये पाइप जैसी स्ट्रक्चर है जो स्टार्टिंग से एंडिंग तक है। और उसके बाद में इसमें बीच बीच में कुछ ग्रंथियां या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यहाँ पे देखो, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका मेन फंक्शन क्या है, अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें क्या है कि जो हम खाना खा रहे हैं वो खाना कैसा है, कॉम्प्लेक्स जटिल पदार्थों का बना हुआ है, और उसको ये सरल पदार्थों में बदलती है। यानी कि जो हम खाना खा रहे हैं, खाना किसी भी प्रकार का हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, कुछ भी हो, तो उसको वो छोटे छोटे। और अभी जब आपने प्लांट वाला पढ़ा ही था, श्वसन वाला, तो उसमें आपको पता ही है कि किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट है उसको तोड़ा जाता है, किस तरह से प्रोटीन है उसको तोड़ा जाता है, किस तरह से फैट है उसको तोड़ा जाता है या अपघटित किया जाता है। तो यहाँ पे यही है, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या है, तो कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस हैं उनको सिंपलेस्ट यानी कि जटिल को सरल में बदलते हैं, ये काम यहाँ पर किया जाता है। और उसके बाद में जो चीज़ उपयोगी है वो तो ले ली जाती है, और जो नहीं है उसको एज ए वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो अपन यहाँ पे केवल डाइजेशन पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। तो ये हो गया। अब इसमें नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इसमें दो चीज़ें, एक है आहार नाल और दूसरी हो गई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम। अब एलिमेंट्री कैनाल में भी अपने पास में जो है एक डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है कि यहाँ पर देखो पूरी एक आहार नाल है, और आहार नाल अभी आपको बताई दी कि मुख से लेकर गुदा तक। और अगर अपन नॉर्मली देखें तो इसकी लंबाई जो है 4.5 मीटर के आसपास, यानी 4.5 मीटर के आसपास होती है। और मरने के बाद, ये ध्यान रखना, कभी ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मरने के बाद में ये 7 से 8 मीटर तक लंबी हो जाती है। तो इसका मेन कारण क्या है, क्योंकि जब जीवित अवस्था में या लिविंग स्टेज में इसमें जैसे अपने पास में कोई भी इलास्टिक होती है, जैसे बैंड वगैरह अपन लगाते हैं रबड़ चोटी वगैरह में, गर्ल्स जानती है चीज़ को, तो पहले अगर आप लगाते हो तो बहुत टाइट होता है, लेकिन धीरे 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 वो लूज हो जाता है। और इसी तरीके से जब लिविंग स्टेज होती है तब तो ये बिल्कुल टाइट पाइप की तरह या रबड़ की तरह होते हैं, लेकिन जब डेथ हो जाती है तो ये इसके जो वलन है, इसके जो फोल्ड्स हैं, वो फोल्ड्स खुल जाते हैं, और ये मान के चलिए कहाँ 4.5 और कहाँ 8, तो लगभग दुगनी इसकी लेंथ हो जाती है। तो ये एक आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अपने पास में बहुत सारे ऑर्गन है इसमें, जैसे माउथ है, बकल कैविटी है, फेरिंग्स, ट्रेकिया, फिर उसके बाद में मतलब ईसोफेगस, फिर स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो इस तरीके से जो है अपने पास में बहुत सारे ऑर्गन यहाँ पर हैं। अब सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं मुख और मुख गुहिका, यानी कि माउथ और बकल कैविटी। इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, लिप्स से, होंठ है, उस होंठ से ये स्टार्ट होती है। और अगर आपसे कहा जाए तो जो होंठ है या जो ओष्ठ है उसका भी काम है, उसका क्या काम है कि वो खाने को अंदर जाने देता है। अगर होंठ ना हो तो खाना अंदर एकदम से नहीं जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आप अपने मुंह में देखो तो अगर आप जीभ ऊपर की तरफ करो
तो आधे ऊपर की तरफ तो आपको थोड़ी सी ऐसा लगेगा कठोर, थोड़ा सा सॉलिड, और थोड़ा आप पीछे की तरफ जीभ लेके जाओगे तो वहां आपको सॉफ्ट मिलेगा, ठीक है, मुलायम मिलेगा। तो ऊपर वाला जो है पोर्शन जो अपने जीभ के ऊपर है तो उसे हम बोलते हैं तालू, या इंग्लिश में बोलते हैं पैलेट। तो ये पहले तो कठोर है लेकिन बाद में सॉफ्ट है, यानी कि कठोर और जो है मुलायम, ठीक है। तो इस तरीके से दो तरीके की तालू या पैलेट होती है, और वो ये भी इसीलिए होती है क्योंकि आपको पता है कि पहले अपन जो थोड़ा खाना खा रहे हैं वो कठोर है, तो इसलिए ऊपर वाला फिर धीरे धीरे वो क्या होता है, तोड़ दिया जाता है दांतों से, जीभ से, तो फिर वो जाके सॉफ्ट में जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर उसके बाद में देखो अगली है यहाँ पे टंग या जीभ। तो जीभ, अगर आपसे कहा जाए कि जीभ क्या है, तो जीभ एक पेशीय संरचना है, एक मस्कुलर है, इसमें कोई हड्डी नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि चाहे आप कितने बुढ़े हो जाओ, आपकी जीभ कभी बुढ़ी नहीं होगी। यानी क्यों? क्योंकि उसमें बोन्स नहीं है, उसमें हड्डी नहीं है, तो कभी भी आपके जीभ में दर्द नहीं होगा, चाहे आप कितनी बकवास कर लो। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ कहलाती है, क्योंकि ये क्या है, पेशी की बनी हुई, ठीक है। इसमें मसल्स हैं, इसमें बोन्स नहीं है, ये ध्यान रखना, हंसने की बात नहीं है। इसमें जो है जीभ के अंदर बोन नहीं होने के कारण जो है ये कभी भी एक तरह से कह सकते हो कि खराब नहीं होती, कभी भी इसमें कोई शिथिल नहीं होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो इसी जीभ के ऊपर जो है कुछ स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बर्ड्स होती हैं, ठीक है। यहाँ आपको डायग्राम में मैं दिखा रही हूँ। तो टेस्ट बर्ड्स जो है, और उनसे ही हमें स्वाद का पता लगता है। अब स्वाद का पता, अभी आप डायग्राम में देख रहे हो कि किस तरीके से जो है अलग अलग पोर्शन यहाँ पर है। सबसे आगे जो है मीठा, जैसे ही आप मिठाई खाते हो, स्वीट खाते हो, तो एकदम से वाह मज़ा आ गया, एकदम से आपको स्टार्टिंग में होता है। फिर जो बीच वाला रीजन है वो किसके लिए होता है, खारे और नमकीन के लिए, सॉल्ट और सॉर के लिए। और सबसे लास्ट में होता है किसका, कड़वे का। जैसे मान लीजिए कभी आप मिर्ची खाते हो, तो मिर्ची आपको स्टार्टिंग में कड़वी नहीं लग रही है, आप कहोगे कहाँ कड़वी है, लेकिन जैसे ही आप बोलोगे तब वो कड़वी लगने लगेगी। क्यों? क्योंकि जो बिटर या जो कड़वापन है वो टेस्ट बड्स का है, जीभ में पीछे की तरफ है, इसलिए जो है वो थोड़ी सी अपने को देर में बाद में पता लगती है। तो इस तरीके से जो है ये जीभ हो गई। फिर उसके बाद में हमारे पास में ऊपर और नीचे दोनों तरफ जबड़े हैं, जिन्हें अपन जॉज बोलते हैं, अपर जॉ और जो है लोअर जॉ। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इनके ऊपर दांत लगे हुए होते हैं। अब ये जो दांत हैं, सबसे पहली बात तो कि जो ऊपर वाला जबड़ा है वो तो नॉन मूवेबल है, यानी वो मूव नहीं करता है, जबकि नीचे वाला जो जबड़ा है वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अपने जो ये वाली साइड होती है, यहाँ पर इसका जॉइंट होता है, तो ऊपर वाला तो आपको बिल्कुल यू शेप में मिलेगा, और नीचे वाला उस पर ऊपर नीचे होता रहेगा। तो नीचे वाला जो जबड़ा है वो तो होता है मूवेबल, और ऊपर वाला नहीं होता। चलो ये ठीक हो। फिर उसके बाद में फिर हमारे पास में है तीत। अब यहाँ देखो जो दांत हैं इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले कुछ जो पॉइंट्स है वो आपको ध्यान रखना है कि जो है वो विषम दंती जिसे बोलते हैं हीट्रोडोंट। यानी कि अगर हम ये मानते हैं, अभी आपको वैसे बता दे रही हूँ कि 32 दांत हैं, तो उन 32 में 4 प्रकार के, उनकी संरचना भी अलग है और उनके कार्य भी अलग हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हीट्रोडोंट, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, ये ध्यान रख लेना। फिर उसी में अगर आप देखते हो तो एक चीज़ और आती है इसमें, थीकोडोंट। थीकोडोंट क्या होता है, गर्ती, यानी कि ये जो बोन्स से लगे हुए हैं इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, गर्ती दंत या थीकोडोंट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर अपन विषम दंती या हीट्रोडोंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास में 4 प्रकार के, इंसाइजर, उसके बाद में कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर जो है उन्हें बोलते हैं कृत्न, और जो कैनाइन है उनको बोलते हैं रदनक। प्रीमोलर को बोलते हैं अग्रचमणक, और होते हैं उन्हें अपन बोलते हैं पश्च चवणक। तो इस तरीके से 4 होते हैं,
4 प्रकार होते हैं और इनकी टोटल संख्या कितनी होती है 32। ये भी ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये काफ़ी बार आ जाता है डेंटल फॉर्मूला, दंत सूत्र। और ये जो सूत्र है दंत सूत्र, इसमें आपके पास में 2 ऑप्शन है, एक तो है दूध के दांत का, मिल्क टीथ का, और एक आपका है परमानेंट टीथ। तो जो मिल्क टीथ होते हैं या जो दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या होती है 20। ये ध्यान रखना। क्यों होती है 20? क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनमें प्री मोलर एब्सेंट होते हैं। कौन से? अग्र चमड़क नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो जो इंसाइजर है ये 2 अब ये जो आपको फॉर्मूला है ये फॉर्मूला 1/4 का है, ये ध्यान रख लेना, 1/4 ऊपर और 1/4 नीचे। तो इस तरीके से अब जैसे 2 ऊपर है तो 2 नीचे यानी 4 हो गए। फिर कैनाइन है वो 1 ऊपर है 1 नीचे है तो 2 हो गया। फिर प्री मोलर यहाँ एब्सेंट है और मोलर हमारे पास में 2 ऊपर 2 नीचे, तो ये टोटल कितने हो गए? ये हो गए 10। 4 और 2 6, 6 और 4 10, और 10 क्योंकि हाफ पोर्शन आपको दिख रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 हो जाएगा। उसी तरीके से जब हम परमानेंट टीथ की बात कर रहे हैं तो इंसाइजर अपने पास 2/2, कैनाइन 1/1, प्री मोलर है वो 2/2 है और मोलर है वो 3/3 है। तो ये कितने हो गए? 16। ठीक है, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। तो ये 2 जो है फॉर्मूले आपको यहाँ पे याद रखने। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि जो कैनाइन्स हैं, अक्सर ये नीट वगैरह में जो क्वेश्चन आता है, तो जो कैनाइन्स हैं वो कैनाइन्स जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है, उनमें ये सॉलिड होते हैं और जो वेजिटेरियन होते हैं उनमें इतने नहीं होते। वैसे भी अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको मिलेगी। ठीक है, यानी कि जो सबसे पहले इंसाइजर है, फिर उसके बाद में कैनाइन है, वो आपको थोड़ा सा तिकोना मिलेगा। ठीक है, इंसाइजर का काम क्या है? किसी चीज को तोड़ना। जब हम खाना खाते हैं तो जो पार्ट्स है या जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको तोड़ने का काम किसका है? इंसाइजर का। फिर है कैनाइन्स, उसका काम क्या है? खाने को या उसको फाड़ना। जैसा कभी अपन गन्ना खाते हैं तो नहीं आगे सामने रखते हैं, अपन उसको साइड में रखते हैं ताकि हम इजीली उसको फाड़ सकें। तो यही काम है कि जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, और अधिकतर अगर आप जानवर वगैरह देखो जैसे कुत्ता है, शेर है, जो कि नॉन वेजिटेरियन है, उनके हमेशा जो आप शेर में देखते हो ना 2 निकले हुए दिखाई देते हैं, वो एक्चुअली क्या है? कैनाइन्स। और उन्हीं से जो है वो किसी मांस को या किसी सॉलिड चीज को आसानी से फाड़ सकता है। उसके बाद में एक और एग्जाम्पल है हाथी। तो हाथी में भी आप देखो बाहर की तरफ 2 निकले हुए होते हैं, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये कैनाइन का एग्जाम्पल। तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें हैं वो आती रहती हैं। तो दांतों में आपको ये चीज़ डेंटल फार्मूला याद करना है और उसके बाद में कुछ अलग है उनको आपको यहाँ पे याद करना है। फिर उसके बाद में मैं थोड़ा सा इसमें दांत की आंतरिक संरचना और करा देती हूँ, फिर फेरिंग्स अपन कल करेंगे। अब यहाँ देखो दांत की आंतरिक संरचना है। ये जो संरचना है, जो दांत है उसको 3 भागों में बांटा हुआ है, रूट, क्राउन और नेक। ठीक है, रूट यानी जो नीचे की तरफ है और जो क्राउन है जो आपको दांत दिख रहा है, और इन दोनों को जोड़ने वाला है वो उसको अपन नेक या ग्रीवा कहते हैं। अब जो मूल है, ये मूल या जो रूट है वो अपने जबड़ों में फंसी हुई होती है। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए जैसे आपको ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें 2 रूट दिखाई दे रही है, तो जरूरी नहीं सभी की हो। जो इंसाइजर है और कैनाइन उनकी एक ही होती है, जबकि प्री मोलर और मोलर की 2 होती है। तो ये दूसरी बात है। अब यहाँ पे देखो उसके बाद में जो शिखर है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसका, जैसे अपन क्राउन बोलते हैं। और ये जो आपको दिखाई देता है ये किसका बना हुआ होता है? डेंटिन का, यानी जो उसमें अस्थि होती है वो क्या होती है? डेंटिन। जब अपन ने अभी जब फर्स्ट चैप्टर या वो पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि प्लांट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, ठीक है, कौन सा होता है? पोलन ग्रेन। और क्यों होता है? स्पोरोपोलिन के कारण। ऐसे ही जो एनिमल्स हैं उन एनिमल्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट क्या होता है? इनेमल। और इनेमल क्यों होता है? क्योंकि वो डेंटिन का बना हुआ था, अस्थि का, और वो कभी भी मरने के बाद भी अगर कोई चीज़ रहती है सही तो वो क्या रहता है? इनेमल या दांत।
ठीक है। तो वो इसी के कारण होते हैं क्योंकि वो डेंटिन से बना हुआ होता है। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे भी कैविटी होती है, जैसे जब ज़्यादा मीठा वीठा खाते हैं तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो यहाँ पे भी गुहा या कैविटी होती है, और उस कैविटी के अंदर जो है कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें ओडोंटोब्लास्ट बोलते हैं, दंत कोशिकाएं। उनमें ब्लड वेसल्स भी होती है, नर्व्स फाइबर भी होते हैं, यानी रक्त भी होता है, तो उनमें संवेदना भी होती है, दर्द होता है तब आपको पता लगता है। और लास्ट में आप नीचे जाके देखो तो इसमें छेद भी होता है जिससे कि ये तंत्रिकाएं और ब्लड वेसल्स बाहर निकलती हैं। अब देखो यहाँ पर जो एक तरह से आप डायग्राम में देखो तो यहाँ पे सीमेंट भी है, सीमेंट मतलब इससे ये दांत जुड़ा हुआ है। बाकी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पल्प है, जैसे सबसे ऊपर तो इनेमल है जो आपको सफ़ेद रंग का दिख रहा है, उसके नीचे फिर डेंटिन है जो कि अस्थि है, उसके नीचे आप जाओगे तो पल्प है, और पल्प कैसा है, सॉफ्ट है। तो इस तरीके से जो है ये दांत की संरचना है। तो आज मैं इसको इतने करा रही हूँ, कल अपन फेरेंक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।